हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल चंद्राकर। कैसे हैं आप सभी? हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री। ठीक है, सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बायोडायवर्सिटी। कौन सा टॉपिक? बायोडायवर्सिटी। इसी को कहते हैं जैव विविधता, हिंदी में जैव विविधता। ठीक है, इनको कहते हैं जैव विविधता। देखो, ये जो बायोडायवर्सिटी है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक बायो और एक डायवर्सिटी। तो बायो मतलब क्या है? बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी को ही बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो नाम है वो नाम दिया था नॉर्स एंड मोनास ने। कब दिया था? नॉर्स एंड मोनास ने बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का नाम दिया था। कब दिया था? तो 1980 में। कब दिया था? 1980 में। कौन सा टर्म दिया था? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। कौन सा टर्म? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इसी को ही शॉर्ट कर दिया गया। क्या कहा गया? बायोडायवर्सिटी। क्या कहा गया? बायोडायवर्सिटी। देखो, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी आएगा तो नॉर्स एंड मोनास। ठीक है, लेकिन अगर बायोडायवर्सिटी वर्ड आएगा तो आएगा ये रोसेन। किसके द्वारा दिया गया था? रोसेन के द्वारा। कब दिया गया था? 5 साल जोड़ दो, 1985। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन जोन से ये। देन नेक्स्ट, सबसे पहले बायोडायवर्सिटी, या बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को एक समिट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कौन से समिट में? अर्थ सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। कब? 1992। इसमें, ठीक है, इसमें सबसे पहले बायोलॉजिकल डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी पे ध्यान आकर्षित किया गया था। ठीक है, अर्थ समिट में ही एक कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। सबसे पहले लीगली बायोडायवर्सिटी पे काम किया गया था। तो कब किया गया था? 1992 में। कहाँ? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। कब? किस में अंतर्गत आया था? तो अर्थ समिट के अंदर। तो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सके, सबका आंसर यही होगा। अर्थ समिट में हुआ था। देन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी उसी का एक हिस्सा था, उस पर कुछ पॉइंट्स दिए थे, उसमें से एक हिस्सा था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। अब देखो, वर्ड आ रहा है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी। ये एक्चुअली में है क्या? बायो मतलब हो गया जीव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें लाइफ है, जो जीवित है। ठीक है, और डायवर्सिटी मतलब वैरायटी। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी जो है उसको कहते हैं हम डायवर्सिटी। देखो, हमको डायवर्सिटी पढ़ना है तो हमको लेवल्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम का पार्ट है, लेकिन इकोसिस्टम से और बायोडायवर्सिटी दोनों ही एक जगह से कनेक्टेड है, इसलिए इसको यहाँ पर बता रही हूँ मैं अभी। देखो, 3 लेवल्स होते हैं इकोसिस्टम के। एक होता है फिजिकल लेवल, क्वेश्चन का जोन है इसलिए ध्यान से देखेंगे। एक है फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल से मिलके बनता है बायोलॉजिकल लेवल। ठीक है, बायोलॉजिकल लेवल से मिलके बना होता है इकोलॉजिकल लेवल। ये आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे। शॉर्टकट में बता रही हूँ, बहुत पैरा फॉर्म में रहता है। सबसे पहला है फिजिकल लेवल के बाद आता है बायोलॉजिकल लेवल एंड थर्ड है इकोलॉजिकल लेवल। इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। अब देखो, फिजिकल लेवल
में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फिजिकल लेवल कौन से स्टेप में पहुंचने के बाद बायोलॉजिकल लेवल में एंटर करता है, बायोलॉजिकल लेवल कौन से स्टेप पहुंचने के बाद इकोलॉजिकल लेवल में पड़ता है। क्वेश्चंस बताऊंगी कैसे आते हैं। फिजिकल लेवल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम, बहुत सारे परमाणु, एटम्स मतलब परमाणु, ठीक है, बहुत सारे परमाणु मिलके बनेंगे अणु, मॉलिक्यूल्स। क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बनाएंगे कंपाउंड, यौगिक, परमाणु, अणु, यौगिक। बहुत सारे कंपाउंड्स मिलके बनाएंगे ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स। कोशिका के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियस, ये सब क्या है, ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स मिलके बनाएंगे सेल। क्या बनाएंगे, सेल। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है कि फिजिकल लेवल ऑफ इकोसिस्टम का फंडामेंटल यूनिट क्या है। लिख दिया है फिजिकल लेवल ऑफ इकोसिस्टम का फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो हम क्या देखें, इकोसिस्टम देखें और यूनिट देखें, ठीक है। तो हम इकोसिस्टम का यूनिट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, तो हम ऑर्गेनिज्म टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, हमारा आंसर माइनस हो जाता है और हम दावा आपत्ति पे आपत्ति लगाते ही रहते हैं और वो कभी क्लियर नहीं होता है। रीजन क्या क्या दे दिया है, फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल का फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगा, एटम, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा एटम। और फिजिकल लेवल का सबसे लार्जेस्ट यूनिट हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा, सेल। लार्जेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, सेल, ठीक है। अब देखो फिजिकल जो है पूरा डेवलप होने के बाद किस में एंट्री करता है, बायोलॉजिकल। मतलब ये इसका एंड है तो ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा, ये एंड है तो ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा। तो बायोलॉजिकल का सबसे फर्स्ट स्टेप सेल, कोशिका, ठीक है। कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू उत्तक मिलकर बनाते हैं, उत्तक तंत्र, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, अंग। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और तंत्र मिलके बनाते हैं एक जीव को, क्या है, ऑर्गेनिज्म। क्या है, ऑर्गेनिज्म। अब देखो जैसे इसमें था स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट, वैसे ये भी स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। क्वेश्चन आएगा बायोलॉजिकल लेवल ऑफ इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल लेवल ऑफ इकोसिस्टम। नाम आ गया बायोलॉजिकल, तो हम पढ़ते आए हैं बायोलॉजिकल क्या हो जाएगा, सेल। क्या हो जाएगा, सेल। लेकिन सबसे लार्जेस्ट बायोलॉजिकल लेवल का कौन हो जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जंतु, ऑर्गेनिज्म। चाहे ये प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। अब बायोलॉजिकल अपना कंप्लीट हो गया। अब बायोलॉजिकल से कहाँ एंट्री करेगा, इकोलॉजिकल में। कहाँ एंट्री करेगा, इकोलॉजिकल में। देखो इसका लार्जेस्ट, इसके लिए स्मॉलेस्ट होगा, तो इकोलॉजिकल यूनिट का स्मॉलेस्ट कौन होगा, ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म। एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म के झुंड को कहते हैं पॉपुलेशन। क्या कहेंगे, जनसंख्या या पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अलग अलग जंतु के पॉपुलेशन को मिलके मिला के कहते हैं समुदाय, कम्युनिटी। क्या कहते हैं, कम्युनिटी, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत सारे मिलके बनाएंगे कम्युनिटी। लोग इस पे और इस पे कंफ्यूज होते हैं कि कम्युनिटी मिलके पॉपुलेशन बनाता है या पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनता है। तो ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय मिलके बनाते हैं, अलग अलग समुदाय मिलके बनाते हैं, जैसे पादप समुदाय और जंतु समुदाय मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। देन इसके बाद बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बनाएंगे बायोम।
और बहुत सारे बायोम मिलके बनाएंगे बायोस्फीयर, जैव मंडल, या इसी को ही पृथ्वी भी कहते हैं, कंप्लीट पृथ्वी की संरचना। ठीक है, तो इसमें भी स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिकल लेवल का बेसिक यूनिट कौन हो गया? तो ऑर्गेनिज्म। और लार्जेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? तो बायोस्फीयर या अर्थ, जैव मंडल या हमारी पृथ्वी। ठीक है, क्वेश्चन के जोन है, जब भी आप यूनिट्स देखेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा पूछा है। लेवल ऑफ इकोसिस्टम तो कॉमन रहेगा, बट फिजिकल पूछा है कि बायोलॉजिकल पूछा है कि इकोलॉजिकल पूछा है। फिजिकल, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल, इस पे लोग कंफ्यूज होते हैं। और हमेशा हमारे दिमाग में क्या रहता है कि इकोसिस्टम का जो बेसिक होगा वो कौन होगा? तो या तो इकोसिस्टम होगा या ऑर्गेनिज्म। तो इकोसिस्टम तो है ही नहीं, इकोसिस्टम तो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो इसका लार्जेस्ट होगा वो इसका स्मॉलेस्ट होगा, जो इसका लार्जेस्ट होगा वो इसका स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर? अब देखो ये थोड़ा सा इकोलॉजी का पार्ट था, लेकिन मुझे ये बताना था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम में हमको प्लांट्स भी मिल रहा है, एनिमल्स भी मिल रहा है। ठीक है, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी है, इसी को ही हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। इसी को ही हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। अब पढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी का कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला जेनेटिक डायवर्सिटी, आनुवांशिक डायवर्सिटी, विविधता, जेनेटिक डायवर्सिटी। दूसरा है स्पीशीज डायवर्सिटी, प्रजातीय विविधता। तीसरा है इकोसिस्टम डायवर्सिटी, और चौथा है लैंडस्केप डायवर्सिटी, लैंडस्केप डायवर्सिटी। ठीक है, देखो जेनेटिक डायवर्सिटी, डायवर्सिटी मतलब तो क्या है? विविधता, है ना? विविधता किसके आधार पर विविधता? अगर जेनेटिक्स के आधार पे, जीन्स के आधार पे विविधता आ रही है तो वो होगा जेनेटिक डायवर्सिटी। जैसे एग्जाम्पल लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैं हूं, मेरे मम्मी पापा से और भी मेरे भाई बहन है। ठीक है, तो मेरे भाई बहन जो है वो अलग अलग जीन्स नहीं होंगे, उनके जीन्स लगभग हम में कॉमन रहेंगे। ठीक है, मतलब हम में जो विविधता होगी वो बाकी सब कॉमन होगा, सिर्फ हमारे जीन्स में कुछ अंतर है, इस वजह से हम में थोड़ी सी चेंजेस आए हैं। स्पीशीज में चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, हम तो एक ही परिवार के हैं, हमारा जो कुल है वो एक ही है। ठीक है, लेकिन उसमें हमारे में जीन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से हमें डाइवर्सिटी है, डाइवर्स है, तो वो होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ में, ये मानो। ठीक है, मेरा घर मेरे आस पड़ोस के साथ में मेरा सारा चीज डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी, अड़ोस पड़ोस को मान के चलो। ठीक है, इकोसिस्टम मतलब ये मानो कि एक मोहल्ला या एक सोसाइटी। ठीक है, वहां पे हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। कहीं पर किसी के घर में पेट्स एनिमल होंगे, किसी में नहीं होंगे, कोई जो हैगा सिर्फ न्यूक्लियर रहता है, कोई जॉइंट रहता है, अलग अलग मिलेंगे। और लैंडस्केप मतलब ये मानो कि पूरा एक कंट्री, सबसे बड़ा यूनिट हो जाएगा ये लैंडस्केप। ठीक है, तो डाइवर्सिटी अगर जीन्स लेवल पे है, जेनेटिक लेवल पे है, लेवल किसका है? जीन्स के लेवल पे है, तो वो होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर स्पीशीज के लेवल पे है, ठीक है, प्रजाति के आधार पे है, तो वो होगा
स्पीशीज डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम के आधार पे जब हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे आगे तो उस पर देखेंगे इकोसिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम है, उसमें वैरायटी आती है तो वो होगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और लास्ट है लैंडस्केप डाइवर्सिटी। लैंडस्केप मतलब बहुत बड़े भूखंड में जो डाइवर्सिटी आती है, जैसे इंडिया में जैसे लोग मिलेंगे, जैसे डाइवर्सिटी मिलेगी, वैसे ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं मिलेंगे, उनका रेस अलग ही रहता है, ठीक है, वैसे अमेरिका में नहीं मिलेंगे, इंग्लैंड में नहीं मिलेंगे, मतलब अलग अलग रहते हैं, पहचान में आ जाते हैं कि नहीं ये हिंदुस्तानी है और ये बाहर के हैं करके, ठीक है। तो वो जो डाइवर्सिटी होगा वो कहाँ का होगा, लैंडस्केप डाइवर्सिटी। ये क्या है आपके कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी। क्वेश्चंस इसी से ही आएंगे कि अगर हमको डाइवर्सिटी जेनेटिक बेसिस पे करना है तो कौन सा डाइवर्सिटी होगा, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा, ठीक है। देन देखो इकोसिस्टम का नाम आ ही गया है तो बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन कॉमनली आता है, वो क्या है मैं बता रही हूँ। देखो सपोज ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और ग्रासलैंड से लगा हुआ कोई नदी है, ठीक है, नदी है, तो ये हो गया रिवर इकोसिस्टम, ये हो गया रिवर इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे भी हम बैक्टीरिया फंगस को छोड़ दे रहे हैं, अभी सिर्फ हम जानवरों को और प्लांट्स को देख रहे हैं। प्लांट्स यहाँ पर भी हैं और एनिमल्स हैं जिसको हम फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये जो ग्रासलैंड है यहाँ पे 1000 प्लांट्स की वैरायटी है, 1000 है, ठीक है, और एनिमल्स जो है वो 500 है। एग्जाम्पल ये जो ग्रासलैंड का एरिया है वहाँ पे 1000 प्रजाति प्लांट्स की है और 500 प्रजाति एनिमल्स की है। वही अगर हम रिवर में देखेंगे, तो सपोज एग्जाम्पल प्लांट्स की प्रजाति यहाँ पर 800 है एग्जाम्पल, और एनिमल्स की यहाँ प्रजाति मान लो यहाँ पे 600 है, ठीक है। ये हो गया, ये इकोसिस्टम अलग है, ये इकोसिस्टम अलग है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो जोन है, मतलब जहाँ पे इसके कुछ हिस्से मिल रहे हैं और इसके कुछ हिस्से मिल रहे हैं, मतलब इन दोनों का जो ट्रांजिशन एरिया है, ये वाला एरिया जहाँ पे यहाँ पे रहने वाले प्रजाति भी मिल रही हैं और यहाँ के रहने वाले प्रजाति भी मिल रहे हैं, उनको कहता है जो ट्रांजिशन एरिया होता है, ट्रांजिशन एरिया दोनों का जो मिलन स्थल होता है, संगम स्थल होता है, ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम। बहुतों बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुतों बार, कि दो ट्रांजिशन इकोसिस्टम के बीच का जो संगम स्थल होता है, ट्रांजिशन एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इकोटोन, उसको कहते हैं इकोटोन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं उसको, इकोटोन। अब ये जो इकोटोन होता है ये किससे बना हुआ है, इन दोनों से मिलके बना हुआ है, बट इसकी खूबी होती है कि इसमें जो भी डाइवर्सिटी होगी, मतलब कि ये और ये उससे ज़्यादा होगी, मतलब इकोटोन की डाइवर्सिटी उसके रेस्पेक्टिव इकोसिस्टम से ज़्यादा होगा, ठीक है। हाई डाइवर्सिफाइड होगा, किससे, इससे। जैसे इसमें 1000 और 500 मिल रहे थे तो हो सकता है इसमें 1200 और 800 मिले प्लांट और एनिमल्स। क्यों, क्योंकि कुछ इसके भी होंगे कुछ इसके भी होंगे। यहाँ पर डाइवर्स नंबर, संख्या नहीं बोल रही हूँ मैं, संख्या नहीं बोल रही हूँ, वैरायटी बोल रही हूँ, वैरायटी, ठीक है। वैरायटी मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रकार, प्रजाति के प्रकार कहाँ मिलेंगे हमको, इस इकोटोन में मिलेंगे, ठीक है। तो जिस भी इकोसिस्टम का इकोटोन हम देख रहे हैं तो रेस्पेक्टिव इकोसिस्टम से इकोटोन की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। संख्या नहीं कह रही हूँ मैं, डाइवर्सिटी कह रही हूँ, ठीक है। डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी किसकी, इकोटोन की। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोटोन, ठीक है। क्या है इकोटोन, तो दो बायोडाइवर्सिटी, दो इकोलॉजिकल
जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है उसको कहेंगे हम इकोटोन। ठीक है, इकोटोन का ही एग्जाम्पल है वेटलैंड। इकोटोन का ही एग्जाम्पल है वेटलैंड, हम लोग उसको इकोसिस्टम में पढ़ेंगे, वेटलैंड। ठीक है, देन ये हो गया था कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब पढ़ेंगे हम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये जो लेवल है इसको ही अलग होते हैं, इसी को ही मेजर्स ऑफ डाइवर्सिटी भी कहते हैं, क्योंकि जो लेवल्स में हम पढ़ेंगे वही मेजर में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मापने की विधि, ठीक है, मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, शॉर्टकट में बीडी। क्लियर? देखो ये भी 4 हैं, कौन कौन से हैं? पहला अल्फा डाइवर्सिटी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा। ठीक है, देन सेकेंड है बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी। तीसरा है गामा डाइवर्सिटी, और चौथा है आपका सिग्मा या डेल्टा। ठीक है, दो कहीं किसी बुक में सिग्मा के नाम से लिखा रहता है, किसी बुक में डेल्टा के नाम पे लिखा रहता है। ठीक है, तो सिग्मा या डेल्टा डाइवर्सिटी, इसलिए आप लोग दोनों याद रखिए, तो बाद में बोलोगे मैडम तो सिग्मा बोली थी डेल्टा आया, डेल्टा बोली थी सिग्मा आया। ठीक है, सिग्मा या डेल्टा डाइवर्सिटी। ठीक है, हमको क्या मेजर करना है? डाइवर्सिटी को मेजर करना है, मापना है। तो हम डाइवर्सिटी को माप रहे हैं, किस किस आधार पे? इस पे अल्फा डाइवर्सिटी पे हम स्पीशीज के आधार पे, स्पीशीज के आधार पे हम डाइवर्सिटी को मापते हैं। इसमें 2 टर्म आपको मिलेगा, एक होगा स्पीशीज रिचनेस, उपलब्धता, बहुलता, और स्पीशीज इवननेस, समानता। ठीक है, कितने अमाउंट में मिल रहे हैं और किस आधार पे उनका जो बिखराव है वो किस तरीके का है वो। ठीक है, तो ये याद रखना, जहां पर भी स्पीशीज रिचनेस और इवननेस का नाम आया है मतलब वो क्या होगा? अल्फा डाइवर्सिटी। स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस अगर वर्ड आ गया मतलब आप टिक कर दो अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, देन बीटा डाइवर्सिटी में हम इकोसिस्टम को देखते हैं, डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम्स के बीच में जो डाइवर्सिटी आ रही है उसको हम किससे मापते हैं? तो बीटा डाइवर्सिटी से उसको मापते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम, 2 अलग अलग इकोसिस्टम के बीच डाइवर्सिटी है, उसको किससे नापेंगे? तो बीटा डाइवर्सिटी से। 2 इकोसिस्टम के बीच के संगम स्थल को इकोटोन कहते हैं। इसमें दोनों इकोसिस्टम के बीच में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को हम, वैरायटी को हमको मापना है, तो क्या है? बीटा डाइवर्सिटी, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देन गामा डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के बाद आता है। जब हम पढ़ रहे थे, लेवल्स पढ़े थे, यहाँ पे याद करो, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम। ठीक है, डाइवर्सिटी बिटवीन बायोम। ठीक है, बायोम बहुत सारे इकोसिस्टम से मिलकर बना होता है बायोम। बायोम्स के बीच की जो डाइवर्सिटी है उसको हम किससे नापेंगे? तो गामा डाइवर्सिटी से। किससे नापेंगे? गामा डाइवर्सिटी। और लास्ट है सिग्मा या डेल्टा, इसमें हम लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, डाइवर्सिटी बिटवीन लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को नापते हैं। जैसे एशिया का ऑस्ट्रेलिया से, एशिया का अमेरिका से, ठीक है, उसको नापते हैं तो वो होगा सिग्मा या डेल्टा डाइवर्सिटी।
ये 4 डाइवर्सिटी है। बहुत कुछ इसमें पढ़ना रहता है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही पढ़ना है आपको, ठीक है। हम लोग जो नेट के लिए पढ़ाते हैं तो उसमें भी हम लोग यही चीज़ बताते हैं कि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं कि बीटा डाइवर्सिटी क्या मेजर करता है। डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी बिटवीन बायोम, डाइवर्सिटी बिटवीन लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, या डाइवर्सिटी बिटवीन स्पीशीज, किस में मेजर करता है? तो डाइवर्सिटी बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स। तो ये हो जाएगा आपके लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा? लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 4 कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा या सिग्मा, ठीक है। 4 ही लेवल्स होते हैं। पहला स्पीशीज, दूसरा उसके इकोसिस्टम पे, तीसरा बायोम पे, और चौथा उसके लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे, ठीक है। देखो अब बायोडाइवर्सिटी पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, वो है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन, कीस्टोन मतलब ये समझिए कि वो उस इकोसिस्टम का मूल आधार है, उस इकोसिस्टम का मूल आधार है। अगर उस इकोसिस्टम में से उस कीस्टोन स्पीशीज को हटा देंगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उस स्पीशीज को कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज। देखो फॉर एग्जांपल ग्रास है, घास है, ठीक है, फिर ग्रास हॉपर है, ठीक है, और सपोज स्नेक है, सांप है, ठीक है। ग्रास हॉपर और स्नेक, देखो घास को कौन खाया? ग्रास हॉपर खाया, टिड्डा खाया, टिड्डा को सांप खाया। लेकिन अगर हम उस इकोसिस्टम से टिड्डा को हटा दिए तो क्या सांप घास को खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो इस सिस्टम में कीस्टोन स्पीशीज कौन हो गया? ये हो गया। कौन हो गया? ये हो गया। तो आपको एग्जाम्पल्स ही दे देंगे, थोड़ा डिटेल हो जाएगा, आपके ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसमें नहीं पूछ सकता, एग्जाम्पल के साथ में हाँ ये पूछेगा कि कीस्टोन स्पीशीज होता क्या है। तो क्या होता है? ऐसा स्पीशीज जो अगर इकोसिस्टम से हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है उस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। तो उस स्पीशीज को बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें एग्जाम्पल दिया गया था कि एक बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री है ना, ट्री इकोसिस्टम है। इस ट्री इकोसिस्टम, ठीक है, ट्री इकोसिस्टम में बर्ड्स भी है, ठीक है, एनिमल्स भी है, मंकीज, और मतलब एक फॉरेस्ट एरिया है, ट्री इकोसिस्टम, उसमें ये है, और टाइगर भी है, रैबिट भी है, बहुत सारे स्पीशीज हैं वहां पे, बैट्स हैं, ठीक है। तो इन सब में कीस्टोन स्पीशीज कौन सा है? कीस्टोन स्पीशीज कौन सा है? तो कौन सा होगा? बैनियन ट्री, क्योंकि बैनियन ट्री है तभी वहां बर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं तभी वहां एनिमल्स हैं, टाइगर्स हैं, रैबिट्स हैं, बैट्स हैं, ठीक है। तो इस इकोसिस्टम के लिए क्या है, ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, आपको एमएससी लेवल में हो जाएगा, इतना नहीं पढ़ना, बस आपको ये याद रखना है कि ऐसा स्पीशीज जिसको इकोसिस्टम से हटा दिया जाए तो क्या वो इकोसिस्टम फिर भी चलता रहेगा? अगर चलता रहेगा तो वो इकोसिस्टम, वो कीस्टोन स्पीशीज नहीं होगा, ठीक है। आपको एग्जांपल्स के तौर पे भी दे सकता है, और एग्जांपल आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, सिंपल एग्जांपल ही देगा, ठीक है। तो वो हो गया आपका कीस्टोन स्पीशीज। हम लोग नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं, हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ चुके हैं। जब वो दोनों पढ़ चुके हैं तो एक चीज और बचा हुआ है, क्या? तो बायोस्फीयर रिजर्व। क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी चीज तो हम पढ़ चुके हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बस बचा हुआ है।
तो उसको भी हम यहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस प्रोग्राम के तहत आया है? तो यूनेस्को ने 1971 में यूनेस्को एंड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया था। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कब कब बने, ये सब आप लोग एक बार इकोसिस्टम जब पढ़े हैं तब उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमको फॉरेस्ट्री में मेन ध्यान देना है। बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट था, एक चीज रह गया था तो ये बता दी मैं आपको। अब देखो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। हमको सिर्फ क्वेश्चंस के जोन पकड़ने हैं, हमको इसमें पीएचडी नहीं करना है अभी। ठीक है, देखो बायोडायवर्सिटी हम पढ़ लिए, उसके लेवल्स पढ़ लिए, उसके कम्युनिटी कंपोनेंट्स पढ़ लिए, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कीस्टोन स्पीशीज हो गए, इकोटोन हो गए, वो पढ़ लिए। अब इसको कंजर्व कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए, तो उसको पढ़ते हैं। शॉर्ट में पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे। लेकिन देखो दो टाइप में कंजर्वेशन होते हैं, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इससे क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी। ठीक है, दो टाइप के मेथड है कंजर्वेशन के, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब ऐसा कंजर्वेशन जहां पे जो जंतु मिल रहा है उसी के घर पे ही हम उसका इलाज कर रहे हैं। देखो अभी क्या था, कोविड चल रहा था तो दो टाइप का ट्रीटमेंट होता था। आइसोलेशन दो टाइप का होता था, एक तो आप होम आइसोलेटेड हो जाओ, अपने ही घर में अपना ट्रीटमेंट करो, और दूसरा होता था कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाओ। दो होता था, वही तरीका है। होम आइसोलेशन कर रहे हैं तो इन सीटू, अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो एक्स सीटू। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। ठीक है, होम आइसोलेशन मतलब इन सीटू और एक्स सीटू मतलब हम जाके हॉस्पिटल में आइसोलेट हो रहे हैं, अलग रह रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, तो वो होगा एक्स सीटू। क्लियर? देखो इन सीटू कंजर्वेशन में इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आएगा, तो आएगा आपका नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये सब किस में आएगा, तो इन सीटू कंजर्वेशन में आएगा। किस में आएगा, इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब हम कहीं और ले जा करके उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा आपका बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है, जू, एक्वेरियम, ठीक है, इसके अलावा आर्बोरेटा। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब एक्स सीटू के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं वो एग्जाम्पल से ही आते हैं। ठीक है, एक्स सीटू मतलब अपने घर से बाहर जा करके हम कंजर्व कर रहे हैं, उनके घर से हटा करके हम उनको कंजर्व कर रहे हैं, तो वो होगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में एक एग्जांपल क्या होगा, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, जू, एक्वेरियम हम फिश वगैरह करते हैं। ठीक है, आर्बोरेटा, ये सब। एक्स सीटू कंजर्वेशन में अगर हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ले जा करके शिफ्ट कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं तो वो एक्स सीटू हो गया। लेकिन अगर हम इसको नेचुरल हैबिटेट में ना रख करके हम क्या कर रहे हैं, लैब में रख रहे हैं, लैब में, तो हो जाएगा इन विट्रो। वर्ड यूज होगा इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, इन विट्रो कंजर्वेशन। इसमें क्या कर रहे थे, हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ऐसी जगह रख रहे थे जहां उसको नेचुरल हैबिटेट का जो नेचुरल उसका प्रवेश है वहां पर उसको वैसे ही सुविधा दे रहे थे। लेकिन इन विट्रो में क्या करेंगे, हम लैब में
जो लेबोरेटरी है वहाँ पे हम इसको कंजर्व करके रखेंगे। जैसे आजकल बहुत होता है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, होता है ना आजकल, जर्म अपने जीन्स को बचा कर रखना है या कोई ऐसी प्रजाति जो विलुप्त तो हो रही है तो उसके जर्म प्लाज्म को कंजर्व कर देते हैं कि फ्यूचर में अगर हमको ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको लैब में डेवलप करके ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन किस में आएगा? इन विट्रो में आएगा। इन विट्रो में भी किसके अंदर आएगा? तो एक्स सीटू के अंदर आएगा। ये क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। एमएससी लेवल पे आया था, तो आपके लेवल पे आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट हंगुल, अलग अलग चल रहे हैं, वो सारे भी इसी के अंतर्गत आएंगे। नेचुरल हैबिटेट में ही कर रहे हैं, और उसको अगर ले जाकर कहीं और डेवलप करके जगह बना रहे हैं तो वो हो जाएगा इसके अंदर, एक्स-C2 के अंदर। तो ये हो गया आपका बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट खत्म, ठीक है। पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बुक्स आती हैं ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री की, ठीक है, अलग अलग राइटर्स के रहते हैं। तो जो जैन पब्लिकेशन की जो बुक आती है, अलग अलग राइटर्स के प्रतिभान की बुक आती है ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में होगा क्योंकि वो एमएससी के बाद की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट का एग्ज़ाम हो गया, जेआरएफ का एग्ज़ाम हो गया, आईएफएस का एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए वो रहता है। ये जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो इतने डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस और सॉल्व करने ही हैं तो आप प्रतिभान की बुक ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री नाम है बुक का, जैन पब्लिकेशन की बुक है। अगर आपको परचेस करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना सफिशियंट है। ओके, देन थैंक यू।